हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है इस ठंड के माहौल में बढ़िया होगे, पढ़ रहे होगे। तो आपके एग्जाम्स करीब हैं, तो उसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सदिश बीजगणित आज का टॉपिक है हमारा, सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित थोड़ा सा वियर्ड लगती है, थोड़ा सा टिपिकल लगती है, समझ में कम आती है, परेशानी बहुत होती है। तो इन सभी परेशानियों से परीक्षा में यहां से एक क्वेश्चन आराम से निकलता है 5 नंबर का। तो आज बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज हम आपके 5 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में देने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे और भारतीय परंपरा के अनुरूप इसी के रूप में अपनी गुरुदक्षिणा में प्रदान करें। तो चलें आगे देखते हैं, ठीक है। तो सदिश बीजगणित वास्तव में कुछ राशियों को निरूपित करने के लिए प्रयोग में लाई गई। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो सामान्य बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। और उन सदिश राशियों का कलन, व्यकलन, गुणा भाग किस तरीके से करते हैं उसको हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो किसी राशि को एक परिमाण के साथ उसके ऊपर जो भी उसका परिमाण होता है उसके ऊपर हम तीर लगा करके लिखते हैं और ऐसे कहते हैं कि ये सदिश है, ठीक है। वो तीर ये व्यक्त कर रहा होता है कि वो एक सदिश राशि है और नीचे लिखी गई संख्या उस राशि के परिमाण को व्यक्त कर रही होती है। तमाम सदिश राशियां आपने फिजिक्स में पढ़ी हैं, जैसे बल है, ठीक है, त्वरण है, ये सभी सदिश राशियां होती हैं। तो वेग, बल, त्वरण आदि सदिश राशियां होती हैं। इन सदिश राशियों के गणितीय निरूपण के लिए हम यहां पर इनको पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इनको गणितीय रूप से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एकक सदिश, जिसका परिमाण 1 हो। शून्य सदिश, जिसका परिमाण 0 हो। समान सदिश, दो ऐसे सदिश जो एक दूसरे के साथ परिमाण में समान हो किंतु दिशा में विपरीत हो, उन्हें समान सदिश कहते हैं। समांतर सदिश, एक दूसरे को समांतर हो, इन्हें समांतर सदिश कहते हैं। विपरीत सदिश, परिमाण में समान, दिशा में विपरीत। ये समान सदिश यहां परिमाण में भी समान होते हैं, दिशा में भी समान होते हैं। यहां पे गलत उच्चारण हो गया, समान सदिश और दिशा भी इनकी समान होगी। विपरीत सदिश परिमाण में समान होंगे किंतु दिशा विपरीत होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इतने प्रकार के सदिश हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है यहां पर स्थित सदिश। तो स्थित सदिश निर्देश अक्ष के मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाले जो सदिश होते हैं उन्हें हम स्थित सदिश कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में ये स्थित सदिश। और अगर ये बिंदु O है, ये P है, तो इसे हम OP से लिखेंगे। और एकक सदिश, एकक सदिश का चिन्ह अलग होता है, इसे हम कैप से लिखते हैं। कैप A इक्वल वेक्टर A अपॉन मॉड A होता है। अगर कोई हमारा सदिश A है, अगर कोई हमारा सदिश A है तो उसका एकक सदिश जो होता है वो सदिश के मापांक से विभाजित करने पर हमें प्राप्त हो जाता है। उस सदिश को सदिश के मापांक से अगर हम विभाजित कर दें तो ये सदिश हमें मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इनके परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी डिटेल तो आपको पता ही होगी। अब आइए इनके क्वेश्चनों पर चलते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर हमें मिलते हैं। जो सदिशों का योग होता है ये क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करता है। a प्लस बी, बी प्लस ए बराबर होते हैं। और अगर 3 सदिश हैं, किन्हीं 2 को जोड़ करके तीसरे को जोड़े या पहले 2 को जोड़ करके तब तीसरे वाले को जोड़े तो सदिशों के मान बराबर आते हैं, अर्थात ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है,
इसमें कह रहा है कि निम्न चित्र में त्रिभुज एबीसी में AB तथा BC का योगफल ज्ञात कीजिए। यहां पर एक त्रिभुज दिया हुआ है और ये है ABC, तो यहां पर ये AB है, ये BC है, तो AB और BC का योगफल निकलवा रहा है AB प्लस BC बराबर 1। ठीक है, तो AB प्लस BC, ठीक है, AB से चलना है, BC से जाना है, तो यहां पर AB प्लस BC, ध्यान दीजिए जहां से आप चलेंगे और जहां आप पहुंचेंगे उसके एक मार्ग तो ये है, यहां से चल के यहां पहुंचेंगे, और दूसरा सीधा है, तो ये AB धन BC बराबर होगा AC, AB धन BC बराबर AC। अब इसको करने के लिए हम एक और तरीका अपना सकते हैं जो आपके लिए काफी आसान पड़ेगा, देखने में तो बड़ा है। एक मूल बिंदु O ले लेते हैं और O के सापेक्ष हम A के स्थित सदिश वेक्टर A मान सकते हैं और B के स्थित सदिश वेक्टर B मान सकते हैं। ठीक है, तो AB को हम लिख सकते हैं OB माइनस OA, AB को लिख सकते हैं हम OB माइनस OA, और BC को लिख सकते हैं हम OC माइनस OB स्थित सदिश के सापेक्ष। ठीक है, तो AB प्लस BC को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे OB माइनस OA प्लस OC माइनस OB। अब यहां OB से OB कैंसिल हो गया, ये हो गया OC माइनस OA, तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर AC। ठीक है ना आसान तरीका। दूसरा है, देखो मूल बिंदु के सापेक्ष अगर स्थित सदिश दिए जाते हैं, यहां पे इन्हें लिखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अगर मूल बिंदु के सापेक्ष, समझ लीजिए, अगर मूल बिंदु के सापेक्ष कोई एक बिंदु दिया हुआ है, ये OA है, और मूल बिंदु के सापेक्ष दूसरा सदिश दिया हुआ है AB है, तो ये B है, तो यहां पे जो AB होगा वो विस्थापन सदिश कहलाएगा। AB क्या कहलाएगा, विस्थापन सदिश, माने A B तक विस्थापित हुआ है, तो AB हमारा विस्थापन सदिश कहलाएगा। तो AB के लिए क्या होगा, AB के लिए A से चल के B पर पहुंचना है, तो अगर दूसरा रास्ता अपनाए तो A से चलकर O तक आएंगे और O से चलकर B तक जाएंगे, तो मतलब AB को हम लिख सकते हैं माइनस OA। आप O से एक ही ओर नहीं, आप उल्टा जा रहे हैं, ये सदिश आप इधर को जा रहे हैं, जबकि आपको डायरेक्शन दिया हुआ है, स्थित सदिश का जो डायरेक्शन है वो OA की ओर है, तो आप उल्टा चल रहे हैं, तो यहां ऋण चिन्ह के साथ आएंगे और प्लस होगा यहां पे OB। वो उल्टा चल के ये ऋण चिन्ह घटाना नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि आप उल्टा चल के आ रहे हो और फिर AB की ओर जा रहे हो, तो इसे लिख सकते हो OB माइनस OA, AB बराबर। और यही अगर BA कर दें, B से A तक जाना है, तो फिर ये इस पथ से हम उल्टा चलेंगे, माने जो आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट वहां से नहीं जाना है, दूसरे रूट से जाना है, तो हम उल्टा चलेंगे। तो यहां क्या होगा, माइनस OB प्लस OA, फिर यहां से आप OA के डायरेक्शन में जाएंगे प्लस OA। सवाल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, बराबर AB हो जाएगा क्योंकि OA माइनस OB होगा। अगर इसे हम लिखें तो ये हो जाएगा OA माइनस OB। अब यहां पे थोड़ा सा हम समझते हैं, जैसे आपको वेक्टर PC दिया हुआ है या PQ दिया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये वाला टर्म पहले लिखेंगे OQ माइनस OP, पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले, जो पहले लिखा है उसे माइनस साइन के साथ बाद में लिखेंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, आओ आगे क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, और AB वेक्टर AB CD AC और DB बिल्कुल आगे पीछे नहीं लिख सकते, यहां क्रम नहीं बदल सकते हैं। वेक्टर DB से निरूपित बलों का परिणामी 2AB है, वेक्टर 2AB। ठीक है, तो आओ यहां पे देखते हैं, जोड़ें इनको, AB प्लस CD प्लस AC प्लस DB। अब इसे खोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, OB माइनस OA,
ये क्या हो जाएगा ओडी माइनस ओसी, ये क्या हो जाएगा ओसी माइनस ओए, और ये हो जाएगा ओबी माइनस ओडी। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ कैंसिल होंगे, कुछ बचेंगे। ओबी सॉरी ये तो प्लस में है, ये कैंसिल नहीं होगा, वेक्टर ओबी ये बचा रहेगा। ओडी यहां पे देखो प्लस है, यहां पे माइनस है, ये कैंसिल हो गया, ओसी से ओसी कैंसिल हो गया, ये हो गया 2OB माइनस 2OA, और यहां पे दो कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, और ऐसे लिख सकते हैं 2 वेक्टर A। तो आपने देखा किस तरीके से आसानी से यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से जोड़ना है, स्थिर सदिश के फॉर्मेट में आप तोड़ लेंगे, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है देखो तीसरा, कहता है ABCD चार बिंदु हैं, चार सदिश AB BD DC और CA द्वारा निरूपित किए जाते हैं, और सिद्ध करना है कि AB प्लस BD प्लस DC प्लस CA इक्वल 0। तो यहां पे चार बिंदु हैं, मान लो A है, B है, C है, D है, इसे हम खींच लेते हैं A B C D। ठीक है, तो AB सदिश है हमारे पास, BD सदिश है हमारे पास, और DC सदिश है हमारे पास, और CA सदिश है हमारे पास ये। ठीक है, अब हम इस डायरेक्शन को लिखते हैं जो इन्होंने दिया है कि अगर इन्हें जोड़ें तो टोटल परिणाम 0 आता है, AB प्लस BD प्लस DC प्लस CA बराबर 0। अब हम एक जगह मूल बिंदु मान लेते हैं, और मूल बिंदु मान करके हम इन सदिशों को मूल बिंदु के सापेक्ष इनके स्थिर सदिश दिखा देते हैं। ये वो है हमारा मूल बिंदु के सापेक्ष, और ये सभी इनके स्थिर सदिश हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन स्थिर सदिशों को शो करेंगे तो AB को लिखेंगे हम OB माइनस OA, स्थिर सदिश के फॉर्मेट में OB माइनस OA, और BD को लिखेंगे OD माइनस OB, DC को लिखेंगे OC माइनस OD, और CA को लिखेंगे OA माइनस OC। अब यहां पे देखो कौन कौन निपट रहे हैं, तो निपटाओ उनको। अब यहां पे देखो OB प्लस OB माइनस कैंसिल, OA नेगेटिव OA पॉजिटिव कैंसिल, OD नेगेटिव OD पॉजिटिव, OC नेगेटिव OC पॉजिटिव, टोटल 0। देखो कितनी आसानी से टपक रहे बेचारे। चौथा क्वेश्चन है, ABCD एक पंचभुज है, ABCD एक पंचभुज है, तो पंचभुज बना लो। A B C D E, ABCD एक पंचभुज है, और AB वेक्टर AB कामा वेक्टर AE कामा वेक्टर BC कामा वेक्टर DC कामा वेक्टर ED व वेक्टर AC का परिणाम ही कह रहा है 3AC है, साबित करो। तो भैया मूल बिंदु वाला गेम खेलते हैं, इनका परिणाम यानी इनका टोटल। तो यहां कहीं मूल बिंदु मान लेते हैं, चाहे जहां मान लो। ये हो गया O, ये हो गया E, इसे B से मिलाओ, इसे C से मिलाओ, इसे D से मिलाओ। ठीक है, अब सबको ऐड करो, AB प्लस AE प्लस BC प्लस DC प्लस ED, टोटल मार दिया। अब इसे स्थिर सदिश के सापेक्ष खोलो, OB माइनस OA प्लस OE माइनस OA
प्लस ओसी माइनस ओबी प्लस ओसी माइनस ओडी प्लस ओडी माइनस ओई। अब देखो भैया कौन कौन निपट रहे हैं, कौन कौन बच रहे हैं। तो यहां पे देखो ओए जो है दोनों नेगेटिव हैं, ये नहीं कटने वाले, और ओई से कैंसिल हो जाएगा, ये निपट गया ओई। और कौन कट रहा है, ओडी निपट रहा है, ओडी को निपटा दो। ओबी निपट रहा है, ओबी को निपटा दो। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा, ओए ओए, तो ये हो गया -2 वेक्टर ओए। ठीक है, 2 वेक्टर ओए। अरे एसी तो आपने छोड़ ही दिया है, प्लस एसी, तो ये हो गया माइनस ओसी प्लस ओसी माइनस ओए, इसे भी ऐड कर लो। ठीक है, तो यहां पे हो गया -3 ओए और प्लस 3 ओसी। ठीक है, माइनस ओए माइनस ओए माइनस ओए, प्लस ओसी प्लस ओसी प्लस ओसी, तो यहां 3 कॉमन ले लो, तो ये हो गया ओसी माइनस ओए, और जब इसे आप ऐड करोगे तो 3ac हो गया। है ना आसान, जरा भी टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसानी से निपटने वाला है आपका सवाल। चलो एक सवाल इसकी और देख लेते हैं ताकि आपकी क्लियरेंस पूरी अच्छी तरीके से हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है 5वां, एबीसीडी एक समखंडभुज है, तो एक समखंडभुज बना लो भैया बेंजीन रिंग की तरह, ए बी सी डी ई एफ। एबीसीडी एक समखंडभुज है, और इस समखंडभुज पर जिसमें ए पर ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ बल कार्य कर रहे हैं, और ये बल मिलकर के कितना बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 3AD। तो देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप मूल सिद्धांत से नहीं कर सकते, डायरेक्ट सदिश आपको दिया हो तब तो ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, ए बी इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये ए सी है, और ये ए डी है, ये ए एफ है, और ये ए है। इन डायरेक्शनों में बल लगे हुए हैं, ए बी धन ए सी धन ए डी धन ए धन ए एफ, और वो कह रहा है कि ए डी का इन सभी बलों का जोड़ इस बिंदु पर ए डी के 3 गुने के बराबर हो रहा है। ठीक है, बिंदु ए से लगे हुए। तो अब यहां पर हम ध्यान दें तो वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ई डी समखंडभुज है ना, और एक चीज वेक्टर ए एफ बराबर, हम एंगल लिख रहे हैं यहां पे, वेक्टर ए एफ बराबर वेक्टर सी डी। तो यहां पे बदलाव करें, ए बी धन ए सी धन ए डी धन ए ई धन ए एफ। अब इसे हमें ऐड करना है, तो देखो ए बी के स्थान पर हम लिखेंगे वेक्टर ई डी, और प्लस ए ई को अगर हम ए डी के साथ ऐड करते हैं, ए ई, इसे हम उठा करके यहां ले आए, और उसके बाद प्लस ए डी को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको यहां लिखे। अब देखो ए सी प्लस ए सी लिखेंगे, और ए एफ के स्थान पर लिखेंगे सी डी। अब ध्यान दीजिए, ए सी प्लस सी डी ये सेम डायरेक्शन में इसके बराबर है क्योंकि समखंडभुज है। तो अब देखो ए ई प्लस ई डी, इससे अगर हम जोड़ें तो ये मिलता है हमें ए डी, और ये वाला ए डी पहले से ही है, प्लस देखो ए से जाएंगे सी तक, सी से जाएंगे डी तक, ए सी धन सी डी, तो ए से सीधा जा सकते हैं डी तक, तो ये हो गया ए डी, और इस तरीके से बन गया 3AD। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, इसीलिए हमने कहा हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता दें। अब इसके बाद आता है हमारा एकक सदिश और खंड सूत्र। ठीक है, इकाई सदिश आई से के फॉर्म में भी देखना है हमें, और खंड सूत्र आता है कि अगर दो सदिश हैं हमारे पास, अगर दो सदिश हैं, एक बी है एक ए है, इसका ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु ए के साथ
ओ के सापेक्ष ओए और ओबी खींचे गए। अगर बीच में कोई ऐसा बिंदु पी लिया जाए जो इन सदिशों को यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित कर रहा हो, यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित कर रहा हो, तो ओपी जो होता है, ये इस बिंदु का जो स्थित सदिश होता है, ये होता है यम इंटू ओए ओबी प्लस एन इंटू ओए अपान एम प्लस एन। ठीक है, अब यहां पर अगर ये दोनों खंड बराबर हो, अगर यम बराबर यन होता है तब ओपी बराबर, अगर ये बराबर है, ठीक है, तो ये हो जाता है ओबी प्लस ओए बाई 2। आप दोनों जगह यम रख दीजिए और यहां रख दीजिए, तो यम कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरीके से मिल जाता है। इसे खंड सूत्र कहते हैं। ठीक है, आइए अब इस पर कुछ सवाल देखते हैं। ध्यान रहे, अगर मध्य बिंदु है तो दोनों स्थिर सदिशों का योग करके उसका आधा करते हैं तो मध्य सदिश हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके आगे आपने पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा आपके लिए कठिनाई नहीं है, क्योंकि आप इसके पीछे का जो कोर्स है, इसके आगे का जो कोर्स है वो आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है आपके पास। तो देखिए छठा क्वेश्चन, i माइनस 2j प्लस के और 3i माइनस 2j माइनस 3k का योग व अंतर निकालना है, योग व अंतर। तो आपने देखा होगा सीधे सीधे i माइनस 2j प्लस के, सीधे सीधे आप जोड़ लीजिए 3i माइनस 2j माइनस 3k, जैसे बीजगणित में जोड़ते हैं, प्लस ये हो गया माइनस 2k, ये हो गया माइनस 4j और ये हो गया 4i, ये आ गया आपका योग। अंतर निकालना है, सेम प्रोसेस है, i माइनस 2j प्लस के और यहां पे लिखिए 3i माइनस 2j माइनस 3k, साइन चेंज करिए, माइनस प्लस प्लस, तो ये हो गया 4k, ये हो गया 0j, यहां पे प्लस आया, यहां पे प्लस आएगा और यहां घट जाएगा तो माइनस 2i। अब ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, प्लस 4k। तो इस तरीके से जोड़ दिए, घटा दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, OA बराबर 3i प्लस j माइनस 2k, OB बराबर 5i प्लस 4j प्लस के, और कहता है कि AB निकालिए, वेक्टर AB। तो वेक्टर AB बराबर आप जानते हैं OB माइनस OA होगा स्थिर सदिश के पद में। तो आप OB लिखिए 5i प्लस 4j प्लस के माइनस 3i माइनस प्लस j माइनस 2k, ब्रैकेट खोल दीजिए, सिंपली वही घटाना है आपको, 5i प्लस 4j प्लस के माइनस 3i माइनस j प्लस 2k। 5i में से 3i घट गया, 2i हो गया, 4j में से 1j घटा, प्लस 3j हुआ, और k में k जुड़ गया, प्लस 3j हो गया। ये आपको मिल गया वेक्टर AB। ठीक है, सवाल कठिन नहीं है, सवाल सरल है, आसान है, बस थोड़ा सा समझ में आ जाए तो हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। फिलहाल आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है और मुझे नहीं लगता कि इतनी दिक्कतें आपको उठानी पड़ेंगी इसमें। इस चैप्टर में आसानी से आप 5 नंबर का गोल कर सकते हो और आसानी से 5 नंबर आप पा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 8वां, सदिश वेक्टर ए दिया हुआ है i प्लस j प्लस 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश माने इकाई सदिश, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए होगा कैप a
बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये हो गया i प्लस जे प्लस 2k, और जब मापांक निकालेंगे तो होगा अंडर रूट 1 का वर्ग इसका गुणक प्लस 1 का वर्ग इसका गुणक प्लस 2 का वर्ग। तो ये हो गया 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 2 6, 1 बटे करनी में 6 i प्लस जे प्लस 2k। ये आ गया आपका मात्रक सदिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, दिक् कोसाइन निकालना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको समझना है। दिक् कोसाइन, देखो हमारा जो स्थित सदिश होता है वो स्थित सदिश तीनों अक्षों के अनुरूप एक्स वाई जेड के साथ कितना कोण बना रहा है। ये मान लीजिए हमारा स्थित सदिश है, कलर चेंज करते हैं हम। ये मान लो हमारा तल है, एक्स वाई तल है, ठीक है। ये हमारा एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो अब एक्स वाई तल में कोई बिंदु हमने ले रखा है और ये बिंदु हमारा यहां पर है। इसका प्रक्षेप लेते हैं, इसका प्रक्षेप लेने पर ये बिंदु यहां पे आता है और इसके जो डिस्टेंस है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये अलग अलग एंगल बना रहा है, इसके साथ कुछ ये एंगल है, ठीक है। एक्स अक्ष के साथ ये एंगल है और वाई अक्ष के साथ ये एंगल है, ठीक है। सबके अपने अलग अलग एंगल हैं। तो एक्स अक्ष के साथ जो बनाएगा, एक्स अक्ष के साथ बराबर होगा, अगर देखो यहां पे हम पहले समीकरण ले लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। यदि a वेक्टर x प्लस b वेक्टर y प्लस c वेक्टर z, अगर ये इस तरीके का कोई सदिश है हमारा, मान लो वेक्टर p बराबर है OP बराबर, तो x अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा उसे कहेंगे कॉस अल्फा। ये दिक् कोसाइन है और कॉस अल्फा होगा a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो वाई अक्ष के साथ बनाएगा, वाई अक्ष के साथ, उसे कहेंगे कॉस बीटा, और वैल्यू क्या होगी, वाई का गुणांक बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जो जेड अक्ष के साथ बनाएगा, उम्मीद है जान क्या होगा, जेड अक्ष के साथ वो होगा कॉस गामा, और कॉस गामा होगा जेड का गुणांक बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, इनकी सहायता से हम दिक् कोसाइन ज्ञात करते हैं। तो आइए जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम दिक् कोसाइन निकालते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि i प्लस 2j प्लस 3k के दिक् कोसाइन निकालें, ठीक है। तो कॉस अल्फा इसे यल से भी लिखते हैं, बराबर 1 बटे करनी में 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, बराबर 1 बटे 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 1 एकड़ 90, 4 1 5, 9 5 14। कॉस बीटा इसे m भी कहते हैं। तो 2 बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बराबर 2 बटे करनी में 14। कॉस गामा इसे n से लेते हैं, बराबर 3 बटे करनी में 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, बराबर 3 बटे करनी में 14। तो ये आपके दिक् कोसाइन आ गए और आप जान गए कि कैसे निकालते हैं हम दिक् कोसाइन को।
ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, ए इक्वल वेक्टर ए इक्वल दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2 कैप के, और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे माइनस के, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश इकाई सदिश, मात्रक सदिश, कुछ भी कह लो। तो यहां पर क्या करना है आपको, पहले से जोड़ लेना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो निकालो, तब तो उसका सदिश निकालोगे। अभी जोड़ोगे तो 2i में से i घट के आया i, j में j कैंसिल हो गया प्लस 0, और 2 के में से k घट गया तो बचा प्लस k। अब यहां पे होगा a प्लस बी पूरे का क्या इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसे कोई अलग सदिश मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं बराबर आई प्लस के, तो लिखना आसान रहेगा थोड़ा। यहां पे सी लिख देते हैं, योग के साथ क्या लगाएंगे तो इनका एक नया सदिश आ जाता है। तो ये हो गया वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे अपॉन अंडर रूट 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे अपॉन रूट, ये इनका इकाई सदिश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन सदिशों को सॉल्व करते हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी में ए बी सी के स्थित सदिश क्रमशः। अब यहां पे भैया ये थोड़ा सा खेल इसने बदल दिया है। यहां पर ये हमारा मूल बिंदु है और यहां से हम इसको मिला लेते हैं इस तरीके से, ये ए बी सी, ये ओ। ठीक है, ये कहता है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी सी के स्थित सदिश दिए हुए हैं, मतलब ओ ए दिया हुआ है हमें। स्थित सदिश कहे तो ओ लगा करके लिखना है 2i माइनस जे प्लस के, और ओ भी दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k, और ओशी दिया हुआ है तीसरा सदिश हमें स्थित सदिश 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समकोणीय होगा। समकोणीय, समकोणीय त्रिभुज है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इधर का पार्ट हटा देते हैं, समझने में आसानी होगी। अब यहां पर क्या है कि पहले तो निकालो ए बी ए सी, तो पहले ए बी निकालो, तो ये क्या होगा ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी लिख लो, कितना है आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस ओ ए 2i माइनस जे प्लस के, घटा लो तो ये हो गया i माइनस 3j माइनस 5k माइनस 2i प्लस जे माइनस के। ये क्या हो गया, i में से i घटा माइनस i आया, 3j 1j है तो माइनस 2j हो गया, और 5k में k जुड़ गया माइनस 6k हुआ। तो भैया मॉड ए भी निकाल लो, मापांक, तो अंडर रूट माइनस 1 का वर्ग धन माइनस 2 का वर्ग धन माइनस 6 का वर्ग। चिन्ह तो केवल दिशा बताते कि सीधी है विपरीत है। तो 1 का वर्ग 1 हुआ, 2 दूना 4, 6 छंग 36, 4 40, रूट 41। फिर निकाल लो भैया बीसी, बीसी का हो गया ओसी माइनस ओबी। अब ओसी की वैल्यू रखो, ओसी है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ओबी i माइनस 3j माइनस 5k। तो अब घटा दो, 3i
-4j -4k माइनस आई। सावधानी की बड़ी जरूरत होती है, नहीं तो आप गलतियां बहुत तेजी से करेंगे। यहाँ पे चिन्हों की दबाव होता है आपके ऊपर। 3i में से i घट गया, 2i बचा, और 4j में से 3j घटा तो -j बचा, और यहाँ 4k में से 5k घट गया तो -k आ गया, +k आ गया। तो भैया मॉड BC निकाल लो। आप मॉड BC निकालोगे तो √2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर हो गया √6। ठीक है, अब CA भी निकाल लो, किसी को भी आगे पीछे लिख लो, ACCA में कोई फर्क नहीं, कहां से कि यहाँ पे आप मॉड निकाल रहे हो। ठीक है, तो OA माइनस OC। अब OA लिख मारो 2i -j +k माइनस OC, तो OC क्या है 3i -4j -4k। अब ये हो गया 2i -j +k -3i +4j +4k। तो अब क्या हो रहा है, 2i 3i में से घटा तो -i आया, 4j में से 1j घट गया तो +3j हो गया, और 4k में 1k जोड़ गया तो 5k हो गया। ठीक है, अब मॉड CA निकाल लो, मॉड CA। तो मॉड CA हो गया √-1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग। तो अभी क्या हो गया, 5 25, 3 3 9, 25 5 30, 4 34, 1 35, √35। ठीक है, तीनों भुजा निकल गई आपकी, लेकिन अब साबित कैसे करोगे? तो चलते हैं पाइथागोरस के पास, या उसी समय में हमारे बहुत पुराने पूर्वज बौधायन थे, उन्होंने भी सेम फॉर्मूला दिया था कि बड़ी भुजा का वर्ग, अगर किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग है, वो शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग, ये दोनों अगर बराबर आते हैं तो वो त्रिभुज जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। तो बड़ी भुजा यहाँ कौन सी है, यहाँ पे 41, तो √41 का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजा क्या है √6 वर्ग कर लो भैया, प्लस √35 वर्ग कर लो, और वर्ग करने पे कहा आया 35 6 41, और यहाँ करनी में 41 का वर्ग किया 41, तो भैया बराबर आ रही है। तो इस तरीके से ये सवाल सिद्ध होती है, और कभी कभी 8 नंबर में भी होती है, 5 नंबर में भी आ सकती है, 8 नंबर में भी आ सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से समद्विबाहु के लिए भी कह सकता है कि सिद्ध करो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का परिमाण निकालेंगे। तीनों भुजाओं का परिमाण निकालने पर अगर दो भुजाएं बराबर आ रही हैं तो समद्विबाहु है, तीनों भुजाएं बराबर आ रही हैं तो समबाहु है। अगर समद्विबाहु समकोण कहता है तो दो भुजाएं बराबर आएंगी और एक भुजा बड़ी आएगी, तो यही प्रमेय लगा देंगे, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। अगर समांतर चतुर्भुज कहता है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख भुजाएं अगर बराबर आ रही हैं, जैसे मान लीजिए AB बराबर CD आ रहा है, AD बराबर BC आ रहा है, तो इस तरह हम सिद्ध कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। तो आइए आगे देख, लंब होने का प्रतिबंध। लंब होने का प्रतिबंध, अगर दो सदिश एक दूसरे के साथ लंब हो रहे हैं तो यहां पर अगर दोनों सदिश वेक्टर A डॉट वेक्टर B हैं तो इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा। और अगर ये लंब होंगे तो ये AB इंटू cos 90 होगा, और cos 90 होने के कारण हो जाएगा 0। मतलब अगर दो वेक्टर परस्पर लंब हैं तो उनका अदिश गुणन 0 होता है। मतलब अगर कहीं पर हमें कहा गया है कि सिद्ध करिए कि दोनों परस्पर लंब हैं, तो इसके लिए हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों सदिशों का अगर अदिश गुणन 0 आता है तो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर परस्पर एक दूसरे पर लंब हैं। ठीक है, तो यहां पर ये अदिश गुणन है, और A डॉट वेक्टर B अगर थीटा 0 होता है, दोनों वेक्टर परस्पर समांतर होते हैं, तो ये होगा मॉड ऑफ A
मॉड ऑफ बी कॉस 0 और ये वैल्यू बराबर आ जाएगी ए बी की। ठीक है, तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं। और जो एकक सदिश होते हैं हमारे समान एकक सदिश आई डॉट कैप आई, ठीक है, ये एकक सदिश है यक्ष अक्ष के, इनका अदिश गुणन 1 होता है। कैप जी, क्योंकि इसका भी परिमाण 1 है, इसका भी परिमाण 1 है, 1 गुणे 1 करोगे तो 1 आएगा। जे डॉट जे इक्वल 1 होता है और के डॉट के इक्वल 1 होता है। लेकिन अगर आई डॉट जे करते हैं तो यहां पे ये दोनों परस्पर लंब होते हैं तो इनकी वैल्यू 0 होती है। जे डॉट के 0 होता है और के डॉट आई भी 0 होता है। माने परस्पर लंबवत वेक्टर इकाई सदिश जो होते हैं उनका परिमाण 0 होता है। ये सारी चीजें आप फिजिक्स में जानते हो पहले से ही, ठीक है, कोई बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं आइए देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है हमारा कि वेक्टर ए इक्वल 2i प्लस लैम्डा जी प्लस के और वेक्टर बी इक्वल 4i माइनस 2j माइनस 2k एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लैम्डा का मान बताना है। थीटा इक्वल 90 है तो लैम्डा इक्वल 8 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होता है कब, जब दोनों वेक्टर लंब होंगे। तो लिख लो भैया 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के। अब गुणा करते कैसे ये देख लो, तो यहां हो जाएगा 4i माइनस 2j माइनस 2k। देखो i का i से करेंगे, j का j से करेंगे चिन्ह से, k का k से करेंगे, तो 4 दूनी 8। लैम्डा का इससे करेंगे माइनस 2 लैम्डा और इसका इससे करेंगे माइनस 2 बराबर 0। तो 8 में से 2 निकल गया, 6 माइनस 2 लैम्डा बराबर 0। अब 2 लैम्डा उधर ले जाओ या 6 उधर ले जाओ, तो माइनस 2 लैम्डा इक्वल माइनस 6, तो लैम्डा इक्वल 6/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो लैम्डा इक्वल 3 आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इस तरीके का आता है या फिर ऐसा आता है कि वेक्टर ए इक्वल 2i माइनस j प्लस के और वेक्टर बी इक्वल 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये ऐसा है, ठीक है, और कह रहे हैं कि इनके बीच का कोण ज्ञात करो, माने थीटा निकालो, थीटा कितना होगा। तो यहां पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब वैल्यू रखनी है आपको, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाल लो पहले। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 1 5 1 6 अंडर रूट 6। और मॉड बी का तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग, तो ये हो गया 4 चौक 16 4 चौक 16 16 16 32 3 तिहाई 9 1, तो अंडर रूट 41। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यू रखिए, कॉस थीटा बराबर 2i माइनस j प्लस के डॉट 3i माइनस 4j माइनस 4k अपॉन √6 इंटू √41। अब यहां पे इसका डॉट करो, 3 दूनी 6 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4 1 माइनस 4, तो यहां पे क्या हो गया माइनस 4, तो ये हो गया √6 इंटू √41।
तो 4 से 4 कट गया, तो यहां पे आया अंडर रूट 6 बटे अंडर रूट 41 या रूट 6 बटे 41। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 6 बटे 41। तो ऐसे छोटी छोटी सवालें हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। अब थीटा निकाल लिया आपने, लैम्डा निकालना सीख लिया कि दो सदिश कैसे हों, तो लैम्डा कैसे निकालते हैं, कोई अदिश गायब है अगर बीच में लंब के प्रतिबंध दे देते हैं, माने कॉन्सेप्ट के साथ आपका गणितीय प्रतिभा को भी यहाँ पर देखा जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट कितना याद है, माने आपकी थिंकिंग पावर कितनी है, कितना आप सोच सकते हैं, उसके साथ साथ गणितीय समस्या को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, कौन से प्रतिबंध लगाने हैं, कैसा करना है। अब जैसे देखिए 12वें सवाल है यहाँ पे, वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k और वेक्टर बी बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, और ये कहता है कि इनके परस्पर लंब होने का प्रतिबंध लिखिए। लंब होने का प्रतिबंध माने ऐसा कौन सा प्रतिबंध है कि ये लंब होंगे, लंब होने का प्रतिबंध। तो सामान्यतः हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है, तो चलो इससे करें। तो a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k बराबर 0। अब यहां क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 a1 b1 सॉरी a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल 0। माने इन सदिशों का परस्पर a1 b1 a2 b2 माने इनके i के गुणांक, y j के गुणांक और k के गुणांकों का गुणनफल, गुणनफलों का योग अगर शून्य है तो ये परस्पर लंब है। ठीक है, अब देखो एक अगला क्वेश्चन, टेक्निकल सवाल है। एबीसी इकाई सदिश इस प्रकार है, एबीसी इकाई सदिश है, और दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो यहां पे सिद्ध करना है हमें ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2। ठीक है, यह हमें सिद्ध करना है। अब यहां पे देखो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, बराबर वेक्टर ए डॉट 0। यहां लिखेंगे वेक्टर ए सी सदिश गुणन करने पर, अदिश सदिश नहीं, अदिश गुणन करने पर। चलो अदिश गुणन करते हैं। तो ए डॉट ए वेक्टर ए डॉट ए प्लस वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी इक्वल 0। ठीक है, अब वेक्टर ए डॉट ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल 0। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल -1 इक्वेशन फर्स्ट। अब वेक्टर वी से करोगे तो वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल 0। तो ये क्या हो गया, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी डॉट सी इक्वल, यहां भी कर लो बी डॉट 0, ये 0 हो गया। तो ये 1 हो गया, उधर ले जाएंगे तो ये क्रम में होता है, लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इक्वल -1, इक्वेशन 2 हो गए। ठीक है, अब ऐसे तीसरा हम सी से कर लें। सी से अदिश गुणन करें
तो जब सी से करोगे तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल वेक्टर सी डॉट 0। तो ये क्या हो गया, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल 0। इस बार ये एक हो गया, उधर ले जाओ, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रम में होता है, पलट के लिख लो, बराबर -1। इक्वेशन 3 1 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ लो भैया। तो देखो सब दो बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस 2 वेक्टर ए डॉट सी बी डॉट सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट ए इक्वल -3। दो कॉमन लेके भाग दे दो, तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस 2 नहीं प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इक्वल -3/2। तो प्रूव हो गया ये हमारा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, इसमें 2 वीडियो हमें करने होंगे, फर्स्ट सेकंड 2 पार्ट में हम देंगे, तो सेकंड पार्ट इसके बाद जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो कह रहे हैं कि दिखाओ कि वेक्टर ए लंब वेक्टर बी, प्रूव करना है, ठीक है। तो मॉड लेंगे इसका, तो अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने और प्लस बराबर अंडर रूट ए माइनस बी का वर्ग करना है, ठीक है। तो वर्ग करने पर दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दो इसको। अब लंब सिद्ध करना है, तो वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिखो इक्वल ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी लिखो। अब ए का ए से डॉट करो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा, यहां पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा। इसका इससे किए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया, प्लस इसका इससे किए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो गया, इसका इससे किए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर इसका इससे किए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसका इससे किए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर इसका इससे किए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और फिर बी का बी से किए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो यहां पे क्या हुआ, ए डॉट ए से कैंसिल हो गया, यहां पे बचा ए डॉट बी और बी डॉट बी से बी डॉट बी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 ए डॉट बी, चूंकि ये क्रम में होते हैं, इक्वल -2 वेक्टर ए डॉट बी। दोनों सेम रहेंगे, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हो, इधर लेके आओ तो 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, बराबर हो गया 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो इनका आदिश गुणन शून्य है, यानी नीचे लिख देंगे कि इनका आदिश गुणन शून्य है, इसलिए वेक्टर ए वेक्टर बी परस्पर लंब है, ठीक है। तो बेटा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो इतने बड़े चैप्टर को कवर करने की एक वीडियो के कवर करने के चक्कर में आपका टॉपिक खराब हो जाएगा। तो हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सवालें देना, नाम मात्र के केवल टच कर देने से भर से नहीं होता है, ताकि आप कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसका सदिश गुणन और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सब निकालने का होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।